गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग डिजीज की बात करेंगे। डिजीज का आज का ये तीसरा क्लास होगा। क्लास 1 में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट को देखा था। क्लास 2 में हम लोगों ने बैक्टीरियल डिजीज को देखा था। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग वायरल डिजीज की बात करेंगे। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल डिजीज है जो कि इस प्रकार से हैं। तो आज वायरल डिजीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पॉक्स, देखिए जितने भी तरह के पॉक्स हैं, वो स्मॉल पॉक्स हो, टिन पॉक्स हो, जानवरों में काउ पॉक्स हो, ये सभी के सभी वायरल होते हैं। तो बहुत याद रखना बहुत आसान है कि कौन कौन से डिजीज वायरल डिजीज होते हैं। ये जो बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज का अगर आप दिमाग में बात रखते हैं तो बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेंगे। ज्यादातर सवाल बस यहीं पर केंद्रित होते हैं कि इसमें से कौन सा वायरल डिजीज है, कौन सा वायरल डिजीज नहीं है। ज्यादातर सवाल इन्हीं पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट वायरल डिजीज है वो है चिकन पॉक्स। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा जो वायरल डिजीज है वो होगा चिकन पॉक्स। दूसरा है वो है स्मॉल पॉक्स। दूसरा हमारा जो वायरल डिजीज है स्मॉल पॉक्स का, जो अगर हिंदी में हम बात करें तो इसका हिंदी चेचक होता है। ठीक है ना, और ये जो चिकन पॉक्स होता है ना, इसको हम लोग छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, तो ये एक तरह का चिकन पॉक्स आज के डेट में ये यही एक मौजूद पॉक्स है। ठीक है ना, स्मॉल पॉक्स का जो पूरी तरह से उन्मूलन हो गया है, पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स गायब हो गया है। जो तीसरा हमारा जो वायरल डिजीज है वो है एड्स। ठीक है ना, हालांकि वायरल के अलावा ये अदर सोर्स से भी ये एड्स होते हैं। ठीक है ना, हमारा जो चौथा जो डिजीज है वो है पोलियो। 5 है रेबीज। ठीक है ना, ये सब वायरल डिजीज है। ठीक है ना, जो कि वायरस से होते हैं, इसके लिए वायरस जिम्मेदार है। सेशन 2 में जो कि हम लोगों ने वीडियो 2 किया था, उसमें मैंने बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बात किया था, जो कि बैक्टीरिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और इन सारे बीमारियों के लिए जो है ना ये वायरस रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट जो डिजीज है वायरल डिजीज के रूप में हम उसको कह सकते हैं पोलियो, रेबीज, ये दो डिजीज हो गए। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट जो डिजीज है वो है, देखिए ये डेंगू जो है ना, ये एक वायरल डिजीज है। जितने भी आमतौर पर बुखार होते हैं ये सभी के सभी वायरल डिजीज होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा ट्राकोमा, ये आंखों का रोग है। ठीक है ना, ये ट्राकोमा जो होगा वो आंखों का रोग होगा। नंबर हमारा सार्स, ये सार्स डिजीज भी जो है ना एक वायरल डिजीज है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट जो डिजीज है, जो लीवर का डिजीज है, वो है जॉन्डिस, या इसको हेपेटाइटिस बी भी कहते हैं। तो जॉन्डिस जो है वो पूरी तरह से एक वायरल डिजीज है। तो ये इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से। ठीक है ना, इसके अलावा एड्स, पोलियो, रेबीज की भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होगा। केवल इतना ही बात अगर आप दिमाग में रखते हैं तो बहुत सारे परीक्षाओं के प्रश्न आप हल करने में सक्षम होंगे। ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न इस प्रकार के होते हैं, आपको कुछ बीमारियों के नाम दे दिए जाते हैं, उसमें पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा वायरल है, कौन सा बैक्टीरियल है। तो ये बातें आपको दिमाग में रखना होगा। अधिकांश जो बुखार टाइप की जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, जैसे कॉमन कोल्ड जिसको हम इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, एक इसको भी ले लेते हैं इन्फ्लुएंजा क्या है, जिसको फ्लू भी कहते हैं शॉर्ट में। तो इन्फ्लुएंजा जो है एक तरह से वायरल डिजीज है जिसका दूसरा नाम है कॉमन कोल्ड, जिसका दूसरा नाम है कॉमन कोल्ड। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो सेशन की चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ठीक है ना, इस वीडियो सेशन में हम लोग चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बीच अंतर को देखेंगे। देखने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके बीच कुछ बेसिक अंतर है। चलिए इन दो पॉक्स के बीच के अंतर को देखा जाए। ठीक है ना, चलिए पहले देखते हैं इसके लिए जिम्मेदार वायरस कौन है। तो चिकन पॉक्स के लिए जो जिम्मेदार वायरस है, इसका नाम है, वायरस का जो नाम है, ठीक है ना, वो नाम है वेरिसीला, वेरिसीला जोस्टर। ठीक है ना, इसके लिए जो जिम्मेदार जो वायरस है वो है वेरिसीला जोस्टर। जबकि इसके लिए जो वायरस जो जिम्मेदार है वो है वायरोला वायरस। है ना, वायरोला, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, वायरोला वायरस इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है ना, देखिए
इन दोनों के लिए जो वायरस है वो अलग अलग है। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वारिसिला, और इसके लिए जो जिम्मेदार है वह है वायरोला। ठीक है ना। चलिए, तो वायरस हो गए जो कि इसको फैलाते हैं। चिकन पॉक्स जो चीज है ना, ये कॉन्टेजियस है। ठीक है ना, ज्यादातर ये कॉन्टेजियस है, मतलब छूतहा रोग है। मतलब अगर आप किसी चिकन पॉक्स के रोगी से अगर आप सटते हैं तो आपको चिकन पॉक्स हो सकता है, ऐसे इसकी पूरी संभावना होती है। ये छूतहा रोग है। इसके अलावा अगर आप पीड़ित जो रोगी है, यदि आप उसके छुए हुए सामान को छूते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी ये आपको ये बीमारी हो सकती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो वस्तुएं हैं, जो स्पर्श की गई वस्तुएं हैं, दूषित वस्तुएं हैं, उनसे भी ये चिकन पॉक्स फैलता है। लेकिन मूल रूप से ये जो एक बीमारी है वो कॉन्टेजियस बीमारी, जबकि स्मॉल पॉक्स कॉन्टेजियस भी है, छूतहा भी है, अब प्लस ये छींकने खांसने से भी ये चीज हो सकता है। मतलब ड्रॉपलेट, इसको इन्फेक्शन आप कह सकते हैं, आप इसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कह सकते हैं। ठीक है ना। मतलब कि ये छींकने खांसने से भी ये बीमारी जो है, बीमारी का प्रसार होता है। छींकने खांसने बात करने से भी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में वो क्या आते हैं, तो छींकना, खांसना, थूकना, किसी से बात करना, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो पहले तो प्रसार में अंतर है, ये मूल रूप से कॉन्टेजियस है, जबकि ये कॉन्टेजियस के साथ साथ ड्रॉपलेट भी है। चलिए, ये तो एक बात हो गई, लेकिन इसमें मुख्य अंतर क्या है? देखिए, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स दोनों में ना दाने निकलते हैं, लेकिन दोनों के दानों में ना थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो दाने निकलते हैं, रैश जो निकलते हैं, ठीक है ना, उसको रैश कहते हैं। तो इसमें जो होते हैं वो रेड रैश निकलते हैं, एकदम डीप रेड रैश, आप ऐसे समझिए, एकदम लाल। ठीक है ना, डीप रेड रैश निकलते हैं। इसमें जो फोड़ा टाइप का जो घाव निकलता है एकदम लाल होता है। ठीक है ना। इसमें रैश निकलते हैं, लाल वाली बात नहीं है, इसमें रैश आएंगे लेकिन कलर वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो चकते, फोड़ा उसको कह लीजिए, चकता कह लीजिए, सब एक दूसरे के समान नजर आएंगे, एक दूसरे के समान वो नजर आएंगे। ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो फोड़े हैं, ठीक है ना, फोड़ा कह लीजिए, चकता कह लीजिए, ठीक है ना, एक दूसरे के समान, एक दूसरे के समान दिखाई देंगे। जबकि ये जो चीज है एक दूसरे जैसा लगना, ये चिकन पॉक्स में ये चीज नहीं है। ठीक है ना। इसमें आमतौर पर क्या होता है, लक्षण इसके क्या होंगे? बुखार होगा, ठीक है ना, अच्छा, भूख की कमी आ जाएगी। देखिए, एक बात बहुत याद रखना आसान है कि अधिकांशतः वायरल डिजीज में, चाहे जो भी वायरल डिजीज हो, बुखार और सिर दर्द एक कॉमन चीज है, तो ये रटने का झमेला नहीं है। आपको अगर किसी भी वायरल डिजीज के लक्षण के बारे में बताना हो, वो चाहे चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, कोविड, देखिए ये कोविड भी क्या है जो विश्व में महामारी फैलाई है, ये भी वायरल डिजीज है। ये तो लेटेस्ट वायरल डिजीज है। ठीक है ना, ये तो लेटेस्ट वायरल डिजीज है। सभी में दो बात कॉमन है कि सिर दर्द रहेगा, बुखार रहेगा। वो चाहे एड्स ही क्यों ना हो, एड्स में भी फीवर रहता है, फीवर बना रहता है। तो एक बहुत ही कॉमन बात है, बुखार होगा, भूख की कमी होगी, हमें ज्यादा रखना नहीं है, सिर दर्द रहेगा। ठीक है ना, ये सिम्टम्स हैं, ये लक्षण हैं किसके? चिकन पॉक्स के। चलिए, जबकि स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, बुखार तेज आएगा। ठीक है ना, इसमें तेज बुखार होगा। अच्छा, इसके बाद क्या होगा कि पूरा जो बदन होगा वो दर्द से भरा होगा, तो दर्द युक्त बदन होगा, आपका पेनफुल बॉडी होगा। आप इसको ऐसे समझे, अंग्रेजी में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। पेनफुल बॉडी होंगे, सिर दर्द रहेगा, थकान जैसा महसूस होगा। चलिए, ये तो सिम्टम्स हो गए। देखिए, एक और बात है जो दोनों के बीच में एक बड़ा फर्क है। इसमें जब चकते या फोड़े जब खत्म हो जाएंगे तो अपना दाग छोड़ देंगे, अपना दाग छोड़ देंगे। ठीक है ना, जबकि इसमें दाग खत्म हो जाता है, इसमें दाग नहीं रहता है। आप किसी भी व्यक्ति के देखिएगा चेहरे पे जो दाग रह जाते हैं वो चिकन पॉक्स के दाग नहीं होते हैं, एक्चुअली वो स्मॉल पॉक्स के दाग होते हैं। तो अब इनका प्रसार कहाँ, शरीर में, ये कहाँ, शरीर के किस भाग को ये ज्यादातर प्रभावित करते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। मतलब चिकन पॉक्स ज्यादातर कहाँ होता है, स्मॉल पॉक्स ज्यादातर कहाँ होता है, हमें पहले ये देख लेना है। तो चिकन पॉक्स का ज्यादातर जो शरीर का जो प्रभावित अंग होता है वो पीठ होता है। अंग देख लिया जाए, जो अंग को ये प्रभावित करता है, पीठ होता है, पेट होता है, छाती होता है। ठीक है ना। चलिए, जबकि इसमें जो प्रभावित अंग होते हैं वो हाथ होता है। इसमें अंग प्रभावित अंग कौन कौन से हैं? हाथ होता है, ठीक है ना, पैर होता है, अच्छा, चेहरा होता है,
ठीक है ना। इसका मुख्य जो प्रभावित जो क्षेत्र होता है वो होता है हाथ पैर चेहरा। ये हाथ पर चेहरे पर नहीं होते हैं, ये आमतौर पर पेट पर होंगे, पीठ पर होंगे, चेस्ट पर होंगे, जबकि ये हाथ पर और चेहरे पर ये पूरे तरह फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बारे में मूल अंतर। चलिए अब जहां तक अब वैक्सीन के बारे में बात कर लिया जाए। देखिए इसका अभी तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं निकला है, ठीक है ना, इसका अभी तक कोई कारगर वैक्सीन नहीं निकला है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनिटी नाम के जो चीज है, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। इसमें एक जो वैक्सीन दिया जाता है वो नाम है उसका ZIG। ठीक है ना, ये वैक्सीन जो दिया जाता है ZIG वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन ये पैसिव इम्यूनिटी पैदा करता है। ठीक है ना, पैसिव इम्यूनिटी पैदा करता है। ये पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, हम इसके बारे में हम आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर ये किसी व्यक्ति को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो जाए तो लाइफ टाइम वो खुद इम्यूनिटी बना देता है, मतलब अलग से वैक्सीन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दोबारा आमतौर पर अगर रेयर मामलों को छोड़ दिया जाए तो दोबारा जो होता है ना, एक बार चिकन पॉक्स अगर हो जाए तो दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। ठीक है ना, तो ZIG जो वैक्सीन जो दिया जाता है ये पैसिव इम्यूनिटी के लिए। ठीक है, लेकिन ये अपने आप में, ये बीमारी अपने आप में इम्यूनिटी शरीर में बना देती है, अतः इसके लिए वैक्सीन की कोई जरूरत है भी नहीं। और एक तरह से ये बीमारी जो है वो अभी कंट्रोल में आ चुकी है। ठीक है ना, फिर भी सालों हर साल लाखों लोग इससे प्रभावित होते हैं। हाँ, लेकिन डेथ रेट बहुत कम है। चलिए स्मॉल पॉक्स के बारे में देख लिया जाए। स्मॉल पॉक्स ये पहला ऐसा बीमारी था, ठीक है ना, जिसके लिए वैक्सीन तैयार किया गया था एडवर्ड जेनर ने। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिक थे। ये पहला डिजीज था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ये पहला डिजीज था जिसके लिए वैक्सीन बना था। ठीक है ना, तो अब ये पूरी तरह से इसका उन्मूलन हो गया है 1978 के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1978 के बाद 1978 के बाद स्मॉल पॉक्स का कोई भी एविडेंस नहीं देखा गया है। ठीक है ना, कोई भी केस नहीं देखा गया है। तो ये पूरी तरह से ये जो बीमारी है इसका उन्मूलन हो गया है। ठीक है ना, यह बीमारी अब कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल में है। लेकिन इसके इस वायरस के, वायरोला वायरस के 2 सैंपल, ठीक है ना, अभी दुनिया में रखे गए हैं शोध शोध के लिए। ठीक है ना, एक जो है यूएसए में, एक जो है आपको रखा गया है यूएसए में, और एक रखा गया है रूस में। ठीक है ना, इसके जो सैंपल हैं ये 2 देशों में अति सुरक्षित जगहों पर रखे गए हैं। ठीक है ना, शोध पर्पस के लिए। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, बहुत ही हौच पौच वाली बात नहीं है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में हम लोगों ने अंतर देखा। चिकन पॉक्स के लिए जिम्मेदार है वायरसेला जोस्टर वायरस है। अच्छा, इसके लिए जो वायरस है वो वायरोला वायरस है। चलिए, ये मेनली कॉन्टेजियस है, जबकि ये छूतहा के साथ साथ ड्रॉपलेट भी है, छींकने खांसने से भी ये होंगे। तीसरा चीज है कि इसमें जो चकते होंगे ना लाल लाल होंगे और उसमें फ्लूइड भरे रहेंगे, मवाद, मतलब उसमें तरल पदार्थ रहेंगे, आप उसको मवाद कह सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, जबकि इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें भी रैश में मवाद होगा लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होगा। इसमें जो रैश होंगे ना एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है ना, एक जैसे दिखाई देंगे, पहले आप ये बेसिक चीज को समझिए। ठीक है ना, इसमें जो रैश है, जो चकते या फोड़ा है, एक जैसे दिखाई देंगे और एक दूसरे से एकदम सटे सटे रहेंगे। जबकि इसमें जो फोड़ा होगा वो रेड होगा और एक दूसरे जैसा दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, चलिए, ये तो इसके फोड़े के बनावट में अंतर हो गया। इसमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहेगा, इसमें ट्रांसपेरेंट फ्लूइड नहीं रहेगा। ये डीप रेड रेस रहेगा, ये केवल रैश रहेगा, लाल वाली बात नहीं है। चलिए, इसमें क्या होता है, बुखार आएगा, वो तो सभी वायरल डिजीज में है। सिर दर्द होगा, ये तो कॉमन बात है, और भूख की कमी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके प्रभावित अंग, मेन जो सवाल आपका जो चीज है ना, आपको जो ध्यान देना है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। इसके अंग देख लीजिए, इसका प्रभावित अंग है पेट, पीठ, छाती, जबकि इसका प्रभावित अंग है हाथ, पैर और चेहरा। पहला चीज। दूसरा चीज है कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, अब तो वैक्सीन की जरूरत भी नहीं है। ये तो दुनिया में पहला वैक्सीन बना था तो स्मॉल पॉक्स के लिए ही बना था। एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन बनाया था वो स्मॉल पॉक्स के लिए ही वैक्सीन बनाया था, तो इसका वैक्सीन अवेलेबल है। हालांकि अब ये रोग खत्म हो चुका है। ठीक है ना, इसके पूरी तरह से उन्मूलन हो गया। तो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के बारे में। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो वायरल डिजीज होगा वो होगा एड्स।
नेक्स्ट हमारा जो वायरल डिजीज है वो है एड्स, ठीक है ना। इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है ना। इसका जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो चलिए, ये 1981 में सबसे पहले अमेरिका में रिपोर्ट किया गया था। एड्स जो है ना, एड्स के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जान ले, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो पहला जो एक्वायर्ड का सॉरी पहला जो इसका जो मरीज मिला था, ठीक है ना, विश्व में जो पहला मरीज मिला था वो 1981 में अमेरिका में मिला था, यूएसए में। भारत में ये मामला आया था 1986 में, ठीक है ना, चेन्नई में। चलिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री हम लोगों ने जान लिया, ठीक है ना। इसके बारे में कुछ और प्रश्न के बारे में बात कर ले। इसका दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। एड्स इतना भयंकर और ये विश्वव्यापी पेंडेमिक है कि इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए, देखिए, दिवस मनाने का मेन वहां कारण क्या होता है, किसी बीमारी का दिवस मनाने का मेन वजह ये होता है लोगों में जागरूकता फैलाना, ठीक है ना। उसका बस और कोई वजह नहीं होता है। तो जो 1 दिसंबर को हर एक वर्ष, ठीक है ना, इसके लिए मतलब डे मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व एड्स दिवस। जो इसके नाम पर जो दिवस मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई। अच्छा, इसका संकेत क्या है? तो क्रॉस रिबन जो होगा ना, क्रॉस रेड रिबन, इसका संकेत क्या है? जो एड्स का जो संकेत है वह है क्रॉस्ड रेड रिबन, ठीक है ना। ये एड्स का जागरूकता फैलाने के लिए सब काम किए जाते हैं। चलिए, भारत में जो संस्था है जो एड्स के बारे में लोगों को एजुकेट करती है, शिक्षित करती है, जागरूकता फैलाती है, वो संस्था है नाको। भारत के अंदर एक संस्था है नाको जो कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर हम पूरा इसका नाम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? नेशनल एड्स, चलिए, तो एड्स के बारे में बेसिक बातें हो गई कि 1981 में एड्स का पहला मरीज पाया गया था अमेरिका में। भारत में ये 1986 में चेन्नई में पहला मरीज पाया गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका संकेत क्या है? ठीक है ना, संकेत इसका है क्रॉस्ड रेड रिबन, एड्स का संकेत है, ठीक है ना। और नाको एक संस्था है जो भारत के अंदर एड्स को अवेयर करने का काम करती है, चलिए, अवेयरनेस फैलाने का काम करती है। ये तो बेसिक बातें हो गई जो कि एग्जामिनेशन दृष्टि से ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो जीएस की अगर हम दृष्टिकोण से बात करें तो साइंस का जो बायो में जो सवाल आते हैं ना, उसमें तकनीकी शब्द को अवॉइड किया जाता है। अगर ये मेडिकल एग्जाम होता तो आपको तकनीकी शब्द, आपको टेक्निकल मेडिकल जार्गन वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जीएस में जो साइंस आते हैं ना, इसमें आम शब्दों का इस्तेमाल, आम टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एक आम आदमी उससे वाकिफ होता है। चलिए, अब ये एड्स का प्रसार कैसे होता है, ठीक है ना, एड्स का प्रसार कैसे होता है, थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। चलिए, तो पहला इसका जो मतलब फैलने का कारण क्या है, फैलाव का मेन कारण क्या है, थोड़ा सा फैलाव का देख लेते हैं। फैलाव के कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारण से ये रोग फैलता है। तो सबसे पहला तो इसका कारण ये है कि अगर आपको इन्फेक्टेड व्यक्ति से सेक्सुअल अगर इंटरकोर्स करते हैं तो ये रोग फैलता है, यानी कि इसका एक लैंगिक संबंध, ठीक है ना, इसको आप कहिए कि सेक्सुअल प्रोसेस से ये रोग फैलता है, यह पहला चीज है। दूसरा चीज है, हाँ, लेकिन ये पीड़ित व्यक्ति से, ये पीड़ित व्यक्ति से, यदि पीड़ित व्यक्ति से अगर जो एड्स से जो ग्रसित जो व्यक्ति है, अगर आप इसे सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो एड्स की पूरी तरह चांसेस होती है। ये 100% फैटल डिजीज है, मतलब कि अगर एड्स अगर किसी को हो गया, आप ऐसे समझिए, तो उसके जो जीवन काल मैक्सिमम 3 इयर्स होंगे, मतलब 3 इयर्स में जो व्यक्ति होते हैं ना वो डाई कर जाते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम वो 3 बरस ही जी पाता है, हालांकि उससे कम में भी वो व्यक्ति मर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसकी जो लाइफ स्पैन होगी वो 3 इयर्स होगी। तो सबसे पहले फैलाव के कारण हम क्या देखते हैं, इसमें सेक्सुअल एक्टिविटी जो होता है पीड़ित व्यक्ति से, वो इसको फैलाता है।
अच्छा, इसके बाद अगर दूषित जल, अगर सॉरी दूषित अगर वह रक्त चढ़ाते हैं, ठीक है ना, दूषित ब्लड जो डोनेशन होता है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो उसके कारण भी एड्स फैलता है, ठीक है ना। तो दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी, मतलब रक्त अगर आप किसी को देते हैं, ब्लड टू ब्लड, आप ऐसे समझिए, दूषित ब्लड अगर किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है किसी हेल्दी व्यक्ति में, तो उससे एड्स की चांसेस बने रहते हैं। इसके अलावा जो कंटामिनेटेड, जो दूषित आपके रेजर हो गए, दूषित रेजर हो गया, दूषित सिरिंज हो गया, जो सिरिंज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, दूषित नीडल हो गया, ये नीडल हो गए, ये सब भी एड्स फैलाने में मदद करते हैं। अतः आप दूषित रेजर से, किसी के व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रेजर से आप रेजर सेविंग ना करें, दूषित सिरिंज से ब्लड ना ले, और दूषित नीडल का इस्तेमाल ना करें। ये जो सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं, जो कंटामिनेटेड होते हैं, ये भी एड्स प्रसार में मदद करते हैं। जो नेक्स्ट बात है, जो पीड़ित अगर माँ है, प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने बच्चे को भी एड्स दे सकती है, या यदि कोई पीड़ित माँ है तो ब्रेस्ट फीडिंग जो कराएगी, तो उससे भी, अगर कोई महिला जो पीड़ित महिला है इससे, लेकिन अगर वो अपने बच्चों को अगर स्तनपान कराती है, तो ये भी एड्स फैलाने में मदद करता है। मतलब एड्स के कारण कौन कौन है? एक सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो तो है ही, इसके अलावा क्या है, ब्लड टू ब्लड जो ये ट्रांसफ्यूजन होते हैं, इसके कारण भी एड्स फैलते हैं। इसके अलावा क्या है, दूषित आप रेजर, सिरिंज, निडल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एड्स को फैलाने में मदद करते हैं। चलिए, दूषित मां अगर फीडिंग करती है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, ठीक है ना, अगर इसको हम कहते हैं कि अगर इन्फेक्टेड मदर, आप ऐसे संक्रमित मां, ठीक है ना, अगर इन्फेक्टेड मदर अगर अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो बच्चे में भी एड्स हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा ये अनबॉर्न बेबी में भी एड्स जा सकता है। जो पांचवा कारण है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के कारण भी एड्स फैलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम गर्भधारण। कृत्रिम गर्भधारण भी एड्स के कारण हो सकते हैं। चलिए, ये तो फैलाने का कारण हो गए कि किस किस कारण से एड्स फैलते हैं। तो सेक्सुअल एक्टिविटी के अलावा और भी कारण है, जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे कि दूषित रेजर, सिरिंज, नीडल का प्रयोग, जैसे कि इन्फेक्टेड मदर द्वारा ब्रेस्ट फीडिंग, और कृत्रिम गर्भधारण भी इसके कारण होते हैं। चलिए, अब इसमें लक्षण क्या नजर आएंगे, एड्स के मेन लक्षण क्या है, थोड़ा लक्षण के बारे में देख लेते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है ना कि लिम्फ नोड जो होता है ना वो सूज जाता है, पूरी तरह से वो स्वलन हो जाता है। तो लिम्फ नोड जो प्रभावित होता है एड्स से ना, लिम्फ नोड्स प्रभावित होते हैं, आप ऐसे समझिए, लिम्फ नोड्स में ना सूजन आ जाता है। दूसरा और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है ना, ये तो लक्षण है, एड्स के लक्षण क्या क्या है, मैं लक्षण के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कौन कौन से लक्षण एड्स के व्यक्ति में दिखाई देंगे, तो उसका लिम्फ नोड जो होगा वो सूज जाएगा। दूसरा चीज क्या होगा कि सबसे और इंपॉर्टेंट बात है कि उसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, मतलब कि उसके शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता जो है ना वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब इस व्यक्ति को कोई भी बीमारी तुरंत हो जाएगा, तुरंत बुखार हो जाएगा, तुरंत खांसी हो जाएगा, तुरंत टीबी हो जाएगा, मतलब कि हर तरह की बीमारी। कहने का तात्पर्य क्या है ना कि इसमें इम्यून डिफिशियंसी हो जाती है पूरी तरह से, जैसे कि नाम में ही है ना, एड्स में नाम में ही है ना, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी, तो पूरी तरह से आपकी प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता एकदम नष्ट हो जाएगी। आप ऐसे समझ में, आप ऐसे समझ लीजिए, नष्ट हो जाती है। अच्छा, जो ब्लड प्लेटलेट्स है ना वो एकदम गिर जाता है। इसमें तीसरा क्या होगा, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं पूरी तरह से फॉल कर जाएंगे, ब्लड प्लेटलेट्स में गिरावट आ जाएगा। अब जिसके कारण वो व्यक्ति जो है ना हेमरेज का शिकार है ना वो हो सकता है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस व्यक्ति को ना हमेशा फीवर टाइप से बना रहेगा। तो ये तो किसी भी वायरल डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको फीवर रहेगा। फिर अतिरिक्त बात क्या होगा कि इसमें ब्लड प्लेटलेट्स जो होंगे ना वो गिर जाएंगे,
ठीक है ना, प्रतिरोधक क्षमता एकदम नष्ट हो जाएगी, तो इस व्यक्ति को कोई भी बीमारी, टीबी कह लीजिए, कैंसर कह लीजिए, कोई भी बीमारी इस व्यक्ति को तुरंत और तुरंत हो जाएगी। और ये व्यक्ति जो होगा ना वो मैक्सिमम 3 साल तक सरवाइव कर सकता है। 3 साल के बाद इसका डेथ जो है ना वो परमानेंट है। 100% ये फैटल डिजीज है, मतलब अगर हो गया किसी को एड्स तो उसका मरना इनविटेबल है, अस्वभावी है। चलिए, देखिए दुनिया भर में इसके लिए भी कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है, कोई कारगर वैक्सीन नहीं बना है, कोई कारगर दवा नहीं बना है। लेकिन जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, दुनिया भर में, उस दवा का नाम है AZT। AZT जो दवा है इसका संबंध है एड्स से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी जो दुनिया भर में जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, उसका नाम है AZT। तो ये एड्स की बात हुई। चलिए अब हम आगे बात करते हैं पोलियो की। नेक्स्ट हमारा जो वायरल डिजीज है वह है पोलियो। देखिए पोलियो जो होता है ना ये मेनली बच्चों का रोग है, ठीक है ना। एडल्ट में तो इसकी केसेस बहुत कम देखे गए हैं। ये मेनली जो है ना वो बच्चों का रोग है, ठीक है ना। ये मेनली जो है ना ये बच्चों का रोग है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार जो वायरस होंगे वो पोलियो वायरस होंगे, ठीक है ना। इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस होगा वो पोलियो वायरस होगा। जबकि अभी एड्स के लिए जो बात किया गया है इसके लिए जिम्मेदार वायरस का नाम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, उसका नाम है HIV। ये HIV जो वायरस है ना ये एड्स के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। पोलियो के लिए जिम्मेदार जो वायरस का नाम है उसका नाम पोलियो वायरस ही दिया गया है। चलिए हम पोलियो के बारे में बात कर रहे हैं। ये मेनली बच्चों का रोग है। देखिए इसमें होता क्या है, दूषित यानी पोलियो वायरस जिस भोजन में हो, जिस पानी में हो, इसका मतलब इसका प्रसार किस तरीके से होता है, तो इसका प्रसार होता है दूषित भोजन और पानी से। दूषित भोजन और पानी से इसका प्रसार होता है। अच्छा, इसके मेन सिम्टम्स क्या होंगे, आप सिम्टम्स समझते हैं। चलिए, तो बुखार और सिर दर्द ये तो किसी भी वायरल डिजीज के लिए कॉमन बात है, ठीक है ना। तो इसमें सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, ठीक है ना, कॉमन कोल्ड आएगा, कपकपी ले लेगा, और क्या होगा ना पूरा शरीर अकड़ जाएगा। आप ऐसे समझिए पूरा शरीर जो है ना अकड़ जाएगा। तो शरीर जो होता है ना इसमें शरीर में अकड़न आ जाता है, शरीर में अकड़न आ जाता है, शरीर स्टिफ हो जाता है। और पैर पैर और पैर में क्या होता है, पैर डिफॉर्म हो जाता है, पैर जो होता है ना मुड़ जाते हैं, पैरालाइज्ड हो जाता है। पैर में क्या मार देता है, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस। और व्यक्ति जो होता है वो बच्चा क्या होता है, विकलांग हो जाता है। पोलियो की वजह से बच्चा क्या हो जाता है, विकलांग हो जाता है। चलिए, अब इसके रोकथाम के कारण कारक क्या है, इसके लिए वैक्सीन है। इसके लिए वैक्सीन जो मौजूद है, ठीक है ना, लुईस पाश्चर ने, है ना, इसका वैक्सीन किसने बनाया था, तो लुईस पाश्चर ने बनाया था, ठीक है ना। तो ये लुईस पाश्चर जो वैक्सीन बनाया था तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। इसलिए बच्चों को ना पोलियो का वैक्सीन दिया जाता है, एक मुंह में ड्रॉप भी दिया जाता है। इसका एक नाम है, पहले तो नाम है इसका पाश्चर, लुईस पाश्चर वैक्सीन, और दूसरा इसका नाम है OPV, है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है ना। ओरल इस तो दो तरह के वैक्सीन अभी, है ना, दो तरह के वैक्सीन मार्केट में मौजूद है। एक है साल्क वैक्सीन, साल्क वैक्सीन, सॉरी, इसका जो पोलियो का जो सॉरी पोलियो का जो वायरस वैक्सीन बनाया था ना वो साल्क बनाए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा है साल्क वैक्सीन। लुईस पास्चर का संबंध जो है ना रेबीज वैक्सीन से है। लुईस पास्चर भी बनाए थे लेकिन वो रेबीज वैक्सीन था। तो इसको, इस साल्क वैक्सीन किसने बनाया था, तो जॉन साल्क ने, जॉन साल्क ने साल्क वैक्सीन तैयार किया था, ठीक है ना। इन्हीं के नाम पर वैक्सीन का नाम पड़ा साल्क वैक्सीन। तो इसके लिए अभी वैक्सीन क्या मौजूद है, एक है साल्क वैक्सीन, ठीक है ना, और एक है OPV जो कि पोलियो के ड्रॉप्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये पोलियो वाली बात होगा, ये मेनली बच्चों का रोग है। इसमें प्रभावित अंग क्या है, ठीक है ना, ब्रेन। देखिए सबसे पहला तो ये ब्रेन को अटैक करेगा और स्पाइनल कॉर्ड को। तो हमारा पैर तो होगा ही, पैर तो पैरालाइज्ड हो ही जाएगा। ये अटैक कहाँ करता है, ये किस चीज को नष्ट कर देता है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ये प्रभावित करता है, जिसके तहत क्या हो जाते हैं, बॉडी में जो लेग है वो आपका पैरालाइज्ड हो जाता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें प्रभावित अंग है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेबीज के बारे में।
देखिए जो रेबीज डिजीज है ये फैलता है ना पागल, ठीक है ना, पागल अगर जो रैबिड जो डॉग हैं, रैबिड डॉग हैं, इनके काटने से क्या होता है ना, उनके सलाइवा के थ्रू, उनके लार के थ्रू ये जो व्यक्ति में जिस व्यक्ति को ये काटते हैं ना, तो उनके सलाइवा के थ्रू व्यक्ति के ब्लड में रेबीज वायरस चला जाता है, ठीक है ना, रेबीज वायरस चला जाता है। रेबीज होता है रेबीज वायरस के कारण, इसका वायरस का भी नाम रेबीज वायरस है, ठीक है ना, इसके वायरस का भी नाम, इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो रेबीज वायरस है। चलिए, तो रेबिड जो डॉग होते हैं और भी होते हैं, बंदर होते हैं, ठीक है ना, बिल्ली होती हैं, ये इनसे भी रेबीज फैलता है। और यहाँ तक कि जो रैबिट होते हैं, ठीक है ना, ये भी अगर ये रैबिड हैं, अगर इनमें रेबीज है पहले से, तो इनके काटने से भी रेबीज होता है। यानी कि रेबीज के लिए केवल डॉग ही नहीं होते, डॉग तो कॉमन सोर्स है, लेकिन बंदर बिल्ली रैबिट के काटने से भी रेबीज हो सकते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है ना, इसमें व्यक्ति को, जो व्यक्ति को ये काटता है ना, तो उसको पानी से भी डर लगने लगता है। इसलिए इस बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना, रेबीज का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए एग्जामिनेशन दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किस बीमारी का एक और नाम है हाइड्रोफोबिया, तो वो है रेबीज, ठीक है ना। ये इसके लिए जो जिम्मेदार जो जानवर है, डॉग, बंदर, ठीक है ना, बिल्ली, रैबिट, इसके लिए जिम्मेदार जानवर है। चलिए, इसमें लक्षण क्या क्या होगा, तो आप समझते हैं कि लक्षण क्या क्या होगा। तो बुखार और सिर दर्द तो कॉमन चीज है, फेवर, ठीक है ना, हेडेक, इसमें कॉमन चीज होगा। चलिए, अब क्या होगा रेबीज में कि व्यक्ति का ना पूरा सीएनएस, उसका पूरा सीएनएस, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, है ना, ये पूरा सीएनएस है ना, सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम कहते हैं, ये पूरा डैमेज कर देगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इससे पूरा तरह प्रभावित हो जाएगा, ठीक है ना। व्यक्ति को यहां तक कि मतलब कि लिक्विड फूड लेने में भी दिक्कत होने लगेगा, व्यक्ति का पानी से डरने लगेगा, उसमें बहुत घबराहट आ जाएगी, ठीक है ना, और पेनफुल डेथ होता है, इससे जो डेथ होता है ना वो पेनफुल डेथ होता है, दर्दनाक मौत होता है ना। रेबीज के जो पेशेंट होते हैं इनका जो मौत होता है वह दर्दनाक मौत होता है। चलिए, अब इसके लिए वैक्सीन क्या है। चलिए, जैसे कि अभी मैंने कहा था कि इसके लिए वैक्सीन लुईस पास्चर ने बनाया था, तो पास्चर ट्रीटमेंट, देखिए सीधा सवाल है कि पास्चर ट्रीटमेंट का संबंध किससे है, तो पास्चर ट्रीटमेंट का संबंध जो है वो रेबीज के इलाज से है, ठीक है ना। ये एक इलाज ऐसा नहीं है कि इसकी इलाज नहीं है, अगर किसी को डॉग काट दे, बंदर काट दे, तो उसको वैक्सीन दिया जाता है। एक वैक्सीन का नाम है पास्चर ट्रीटमेंट, इसमें 14 वैक्सीन दिए जाते थे, अब तो ये बंद हो गया है। इसमें 14 वैक्सीन दिए जाते थे, है नहीं, ठीक है ना। पास्चर ट्रीटमेंट के अंतर्गत कितने वैक्सीन दिए जाते थे, 14 वैक्सीन दिए जाते थे। लेकिन प्रेजेंट समय में इसके लिए जो वैक्सीन जो दिए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, वो 5 वैक्सीन दिए जाते हैं, ठीक है ना, एक निश्चित अंतराल पर 5 वैक्सीन दिए जाते हैं, 5 वैक्सीन, 14 वैक्सीन, है ना। पहले के समय में 14 वैक्सीन दिए जाते थे, जिसको हम पास्चर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। लेकिन आज के समय में वैक्सीन की संख्या कम हो गई है, अतः ये एक क्यूरेबल डिजीज है, इसका आप इलाज कर सकते हैं। चलिए, ये तो पोलियो वाली बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो 2 इंपॉर्टेंट वायरल डिजीज है जिसका नाम है मीजल्स और मम्स। चलिए, हमारा अगला जो है वह है मीजल्स, ठीक है ना, इसको हम रूबेला डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका हिंदी नाम है खसरा। इसका एक और ये रूबेला वायरस के कारण होता है, इसलिए इसको रूबेला डिजीज भी कहते हैं, ठीक है ना। रूबेला वायरस के कारण, इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो रूबेला वायरस है। इसमें क्या होता है ना, बुखार आएगा, ये तो ठीक है ना, कॉमन कोल्ड होगा, पहले सर्दी होगा, खांसी होगा, बच्चों का रोग है। ये होता किसको है, ये एडल्ट को नहीं होता है, ये बच्चों का रोग है, खासतौर पर 3 साल से 6 साल तक के ये बच्चों का ये रोग है, ठीक है ना, जो 3 साल से 6 साल के बीच है। चलिए, इसमें होता क्या है, बुखार आएगा, पहले लक्षण देख लीजिए, इसके बाद सिर दर्द होगा, ये तो सभी वायरल डिजीज में कॉमन में बात कर रहा हूं। इसके बाद क्या होगा, चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, ठीक है ना, चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आएंगे, इस तरह के दाने निकल आएंगे, चेहरे पर दाने होंगे, जिसको हम लोग रूबेला कहते हैं, जिसको मेडिकली रूबेला कहा जाता है।
चेहरे पर दाने आ जाएंगे, जिसको रूबेला कहा जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई मीजल्स के बारे में। ये बच्चों का रोग है, बुखार, सिर दर्द होगा, चेहरे पर दाने होंगे जो कि स्वतः खत्म हो जाते हैं। देखिए, दो रोग के बारे में पहले जान लीजिए। चिकन पॉक्स के बारे में मैंने क्या कहा था? चिकन पॉक्स के बारे में मैंने कहा था लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। एक बार अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। जीवन भर उसके शरीर में इम्यूनिटी बनी रहेगी। अब उसको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अगर कोई जो बच्चा है पोलियो से ठीक हो गया, पोलियो भी क्या देता है? पोलियो भी देता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। थोड़ा ध्यान दिया जाए। मम्स अगर किसी को मीजल्स हो जाए तो इसको काफी लंबे समय तक इम्यूनिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी इसको प्रदान हो जाती है, लॉन्ग टाइम इम्यूनिटी इसको मिल जाती है, ठीक है ना। मीजल्स अगर किसी को हो जाए और वो बच्चा वो ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में काफी लंबे समय तक इम्यूनिटी इसके प्रति बनी रहेगी। चलिए, इसके लिए जो क्या आप सल्फर ड्रग और एंटीबायोटिक्स जो दवा मौजूद है मार्केट में, वो एंटीबायोटिक इसके लिए दिया जा सकता है, एंटीबायोटिक और सल्फर ड्रग, और सल्फर ड्रग इसके लिए यूज किया जा सकता है। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए जो चलिए, हम क्या देख रहे हैं, इसके लिए एक वैक्सीन का नाम है, साफ से इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको समझा जाए। देखिए, बहुत ही सिंपल भाषा में इसे समझा जा सकता है, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। मीजल्स है, खसरा है इसका नाम। इसका एक और इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो रूबेला वायरस है। ये बच्चों का रोग है जो मेनली 3 से 6 साल के बच्चों के बीच होता है। इसमें क्या आएगा? बुखार आएगा, सिर दर्द होगा, चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आएंगे। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था कि इसके लिए जो दवा अवेलेबल है, ठीक है ना, एंटीबायोटिक है, सल्फर ड्रग है, जो कि इसके उपचार में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इसके लिए जो वैक्सीन है, जो वैक्सीन अवेलेबल है उसका नाम है इडमोन्स्ट्रोन, ठीक है ना, बी वैक्सीन। ये इडमोन्स्ट्रोन बी वैक्सीन जो है ना, ये एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इम्यूनिटी वाले है ना वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। ये बच्चों में कौन सा इम्यूनिटी प्रदान करता है? तो एक्टिव इम्यूनिटी प्रदान करता है। चलिए, ये तो मिजल्स के बारे में बात हो गई। चलिए, अब हम आते हैं मम्स को, थोड़ा मम्स को देख लेते हैं। चलिए, मम्स जिसका एक नाम गलसुआ भी है, ठीक है ना। इसमें क्या प्रभावित अंग क्या होता है? थोड़ा ध्यान दिया जाए। इसमें शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें प्रभावित अंग कान के नीचे का भाग, पैरोटिड ग्लैंड यहां पर होता है ना। देखिए, जनरल कंपटीशन में पूछा जाएगा कि प्रभावित अंग कौन सा है, ठीक है ना, तो आप कहिएगा कान के नीचे का जो भाग है ना, इसका प्रभावित अंग है। लेकिन अगर यही मेडिकल का एग्जाम होता तो ग्लैंड का नाम दे देता, ठीक है ना, कि कौन सा ग्लैंड इससे प्रभावित होता है। तो इसका जो प्रभावित अंग है वो कान के नीचे का भाग, कान के नीचे का भाग, यहीं पर पैरोटिड ग्लैंड होते हैं जो कि है ना सूज जाते हैं। पैरोटिड ग्लैंड यहीं पर मौजूद होते हैं जिसमें कि इन्फ्लेमेशन आ जाता है। ये भी विशेष तौर पर बच्चों का रोग है। मम्स जो होता है, मम्स और मीजल्स, ये मूल रूप से बच्चों का रोग है, ठीक है। चलिए, देखिए, मम्स और मीजल्स दोनों क्या है? दोनों में एक कॉमन बात क्या है? मम्स और मीजल्स दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों कॉन्टेजियस भी हैं, मतलब कि छूतहा। अगर आप इसके रोगी के संपर्क में आते हैं तो आपको ये फैल जाएगा। इसके अलावा ये और क्या है? तो ड्रॉपलेट, यानी कि खांसने, छींकने, थूकने से भी ये बीमारी फैलती है। चलिए, तो
तो इसमें जो प्रभावित अंग है वो है कान के नीचे का भाग, ठीक है ना। बच्चों का ये रोग है, इसके लिए वायरस क्या जिम्मेदार है, कौन से वायरस के कारण ये बीमारी होती है, ठीक है ना। मम्स का प्रसार किस वायरस के कारण होता है, तो इसका नाम है पारामाइक्सो, ठीक है ना, वायरस इसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। पारामाइक्सो इसके लिए वायरस जिम्मेदार है। चलिए, तो वायरस का नाम हो गया, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रभावित अंग। अच्छा, इसके लिए जो वैक्सीन जो दिया जाता है उसका नाम है एमएमआर वैक्सीन। इसके लिए जो वैक्सीन दिया जाता है उसका नाम है एमएमआर वैक्सीन। ये एमएमआर वैक्सीन 3 बीमारी में काम करता है। मीजल्स, देखिए मतलब मीजल्स अभी बात हुआ है ना, मीजल्स खसरा, ठीक है ना। मम्स और रूबेला वायरस, ठीक है ना, रूबेला। तो ये 3 बीमारी में काम करता है, मम्स, मीजल्स और तीसरा है रूबेला, जर्मन रूबेला, ठीक है ना, में ये काम करता है। तो इसके लिए जो वैक्सीन जो है अवेलेबल वो है एमएमआर वैक्सीन। चलिए, अब हम बाकी वायरल डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे शेष जो वायरल डिजीज हैं उसमें सार्स, इससे फीवर है, डेंगू फीवर है, आप समझते हैं। और सबसे बड़ा आप यूं समझिए कि जो विश्व में तहलका मचाया उसका नाम है कोविड। ये सभी के सभी होते हैं वायरस के कारण। हमारा जो लास्ट जो हमारा बात है वो है ट्राकोमा। ट्राकोमा एक बीमारी है, एक खतरनाक बीमारी है, आप ऐसे समझिए। ट्राकोमा में क्या होता है, ट्राकोमा का प्रभावित अंग में पढ़ लिया जाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राकोमा आंख को प्रभावित करती है, और आंख को प्रभावित क्या करती है, ये अंधापन तक पैदा कर सकती है, ठीक है ना। अगर इसको क्योर नहीं किया गया तो ये ब्लाइंडनेस तक पैदा कर देगा, ठीक है ना। ट्राकोमा आंख की बीमारी है। दूसरा जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है ना। हमारा जॉन्डिस भी क्या है, एक लीवर की बीमारी है। प्रभावित अंग इसके क्या है, वो लीवर है, जो कि दूषित जल और भोजन से होते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो दूषित जल और भोजन होता है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन इतना ही रहेगा। हम लोगों ने आज वायरल डिजीज को देखा। ये वायरल डिजीज आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आगे की वीडियो में हम लोग प्रोटोजुअन डिजीज, फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।